नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का। आज अपन वापस उसी वन संपदा को आगे से कंटिन्यू करेंगे। अपन ने कहीं प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट तक सारी चीज़ें जो होती वो पढ़ी थी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है करके। की बात करो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल पाया जाता है वो 4161 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एक्चुअली जो है वो एक प्रकार से कहीं जो है करके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो 12 डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। 12 डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली पाया जाता है करके वो एक प्रकार से जो पाया जाता है वो 2 नंबर पर आता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि 2250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एक्चुअली जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। 12 डिस्ट्रिक्ट के बाद बात करोगे तो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो कहीं पाया जाता है वो जो एक्चुअली कहीं पाया जाता है कि वो करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली वाकई कहीं जो पाया जाता है करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल पाया जाता है वो एक प्रकार से 2250 से बैक आ जाओ 1810 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एक्चुअली जो है वो करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। करौली डिस्ट्रिक्ट के बाद बात करोगे तो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक कहीं जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो यूसी मतलब चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली पाया जाता है करके वो 1789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एक्चुअली जो है वो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। इस बात को याद रखें करके। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो यूसी है मतलब कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली अलवर डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट में राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है करके वो कहेंगे एक प्रकार से प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। इस बात को याद रखें। अब बात आती है प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक वन प्रतिशत एक्चुअली जो पाया जाता है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% एक्चुअली पाया जाता है वो 37.46 एक्चुअली जो है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। इस बात को याद रखें। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक 1% एक्चुअली जो पाया जाता है। बात करोगे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक 1% पाया जाता है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है 37 से बैक चले जाओ 35.50 नहीं 35.49% एक्चुअली जो है वो एक प्रकार से कहेंगे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। इस बात को याद रखें। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक 1% एक्चुअली पाया जाता है वो करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक 1% पाया जाता है। करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है 32 कह दो आप 32.67% एक्चुअली जो है वो करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। करौली डिस्ट्रिक्ट की बात करें प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर सर्वाधिक 1% एक्चुअली पाया जाता है। बात करो 12 डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक 1% पाया जाता है। 12 डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है 12 नहीं 32.18% जो है 12 डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। इस बात को याद रखें। बात आती है प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है करके वो चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है करके वो कहीं 79 जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो हुआ वो कहीं से पाया जाता है। इस बात को याद जो है बात करें। चूरू डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो हनुमानगढ़ जिले के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। हनुमानगढ़ जिले के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है हनुमानगढ़ जिले के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है करके वो कहीं न कहीं जो कह रहा हूँ करके वो जो एक्चुअली वाकई करेंगे जो पाया जाता है हनुमानगढ़ जिले के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो 79 के बाद 239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो हनुमानगढ़ जिले के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। हनुमानगढ़ जिले के बाद प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है वो एक प्रकार से वाकई कहेंगे जो कह रहा हूँ वो एक प्रकार से कहेंगे जो है नागौर डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल एक्चुअली पाया जाता है वो 239 के बाद 242 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। इस बात को याद रखें। नागौर डिस्ट्रिक्ट की बात करो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल एक्चुअली जो पाया जाता है करके वो एक प्रकार से जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो वन क्षेत्रफल पाया जाता है वो 242 के बाद 246 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एक्चुअली जो हुआ वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल वन क्षेत्रफल पाया जाता है। इस बात को याद रखें। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे बात आती है उसके बाद बात करोगे प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार
प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम 1% एक्चुअली पाया जाता है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम 1% पाया जाता है। चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है वो 0.57 जो प्रतिशत एक्चुअली जो है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। चूरू डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम 1% एक्चुअली जो पाया जाता है करके वो एक प्रकार से वाकई कहने के जो कह रहा हूँ वो एक प्रकार से वाकई कहने के जो कह रहा हूँ वो एक प्रकार से वाकई कहने के जो कह रहा हूँ करेंगे वो एक प्रकार से वाकई कहने के जो कह रहा हूँ करेंगे वो एक प्रकार से वाकई कहने के जो कह रहा हूँ करेंगे वो एक प्रकार से वाकई कहने के जो कह रहा हूँ करके याद रखे। मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर कहीं बता दूँ आपको मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर कहीं बता दूँ आपको कि कहीं न कहीं मैंने जो बात की करके वो बात ये कह रहा हूँ कि चूरू डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम 1% एक्चुअली वाकई जो पाया जाता है न्यूनतम 1% जो पाया जाता है करके वो एक प्रकार से जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम 1% पाया जाता है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है वो 1.08% है। तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। इस बात को याद रखें। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम 1% एक्चुअली जो पाया जाता है वो एक प्रकार से नागौर डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम 1% पाया जाता है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है वो 1.36% जो है नागौर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। नागौर डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो प्रशासनिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के भीतर न्यूनतम 1% एक्चुअली पाया जाता है। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर न्यूनतम 1% पाया जाता है। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल जो 1% पाया जाता है वो 1.58% जो है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर कुल 1% पाया जाता है। इस बात को याद रखना है। अब बात हमारे सामने आती है कि कहीं न कहीं जो भारत के कुल वनों के अंतर्गत राजस्थान का जो हिस्सा है वो कहीं 3.10% हिस्सा है। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं कि भारत के कुल वनों के अंतर्गत राजस्थान का जो स्थान है वो 15वां स्थान है। इस बात को याद रखें। राजस्थान के भीतर प्रति व्यक्ति जो वन कहीं हैं प्रति व्यक्ति जो वन क्षेत्रफल है वो कहीं 0.037 हेक्टेयर कहीं गई है। इस बात को राजस्थान के भीतर कुल जो प्रादेशिक वन मंडल है और वन्य जीव मंडल है वो कितने राजस्थान के भीतर प्रादेशिक वन मंडल है 30 है और वन्य जीव मंडल जो है वो 16 है। इस बात को याद रखें। उसके आगे बात करें तो मैं आपके समक्ष सबसे पहले कहीं वनों के वर्गीकरण की बात आती है। वनों के वर्गीकरण की प्रक्रिया के 2 प्रकार से किया गया है। एक तो कानूनी या फिर प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया है। एक वनों का भौगोलिक वर्गीकरण जो है वो किया गया है। वनों के यदि कानूनी या फिर प्रशासनिक वर्गीकरण की बात करोगे तो आपके पास सामने बात है कि राज्य वन अधिनियम जो है जो 1953 का अधिनियम है। उस राज्य वन अधिनियम 1953 के अनुसार कहीं कहीं जो वनों का वर्गीकरण किया गया वो 3 भागों के अंतर्गत किया गया। आरक्षित वन जिन्हें रिजर्व फॉरेस्ट कहा जा सकता है, आरक्षित या फिर सुरक्षित वन जिन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रक्षित या फिर सुरक्षित वन जिन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो कहा जा सकता है और कहीं के अवर्गीकृत वन जिन्हें अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहा जा सकता है। ये जो आरक्षित वन है रिजर्व फॉरेस्ट है ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 36.95% भाग के भीतर विस्तृत है। ये जो आरक्षित वन है या फिर रिजर्व फॉरेस्ट है ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर कहीं 12 कह दो, 19 कह दो और 8 कह दो और कहीं 6-7 कह दो 12,198.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के भीतर विस्तृत है। ये जो आरक्षित वन है या फिर रिजर्व फॉरेस्ट एक्चुअली जो हुए करके जो आरक्षित वन है या फिर रिजर्व फॉरेस्ट जो है इन पर पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण होता है। ये जो आरक्षित वन है रिजर्व फॉरेस्ट जो है उनके भीतर पशुओं को चराने या फिर कहीं की लकड़ी को काटने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। ये जो आरक्षित वन है ये जो रिजर्व फॉरेस्ट एक्चुअली जो है ये जो आरक्षित वन एक्चुअली जो है या फिर रिजर्व फॉरेस्ट है ये राजस्थान के भीतर सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? यूएसए नहीं यूसीए के भीतर ये जो वन हुए सर्वाधिक पाया जाता है। मतलब कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये जो आरक्षित वन है रिजर्व फॉरेस्ट है सर्वाधिक पाया जाता है। उदयपुर के साथ साथ चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर जो आरक्षित वन है रिजर्व फॉरेस्ट है ये सर्वाधिक पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ के साथ साथ बात अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर जो आरक्षित वन को रिजर्व फॉरेस्ट को सर्वाधिक पाया जाता है। आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट के बाद रक्षित बनाते हैं या फिर सुरक्षित बनाते हैं तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जा सकता है। ये जो रक्षित वन है या फिर सुरक्षित वन एक्चुअली जो है 36 में 46 में 56.43% भाग के भीतर विस्तृत है। इस बात पे जो रक्षित वन या फिर सुरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 18,629.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के भीतर विस्तृत है। इस बात को रखें। जो रक्षित वन ये जो कहीं रक्षित वन है सुरक्षित वन के एक्चुअली है करके ये कहीं इनके अंतर्गत कहीं लकड़ी को काटने या फसलों को चराने की अनुमति लेनी पड़ती है। मैंने कहा कि रक्षित वन या सुरक्षित वन जो है 36 के बाद 46 में 56.46% भाग के अंतर्गत विस्तृत है। तो मतलब कि इसका ये हुआ ये जो रक्षित वन या सुरक्षित वन है ये कहीं राज्य के भीतर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कहीं हैं और इस बात को याद जो एक्चुअली है करके
वो याद जो एक्चुअली है तो वो याद करके रखे जाते हैं। यदि अपन बात करें ये जो रक्षित वन है, तो सुरक्षित जो वन एक्चुअली है जिन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है, ये राजस्थान के भीतर सर्वाधिक जो पाए जाते हैं 12 करोड़ के, मतलब कि कह सकते हो 12 डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये सुरक्षित वन है, सुरक्षित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बात करो करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये सुरक्षित वन है, सुरक्षित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। करौली डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बात करो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये सुरक्षित वन हुए, सुरक्षित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। रक्षित वन या सुरक्षित वनों की बात करोगे तो हमारे सामने अवर्गीकृत वन आते हैं जिन्हें अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है वो कहीं कहा जा सकता है। ये जो अवर्गीकृत वन है या फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 4.62% भाग के भीतर पाए जाते हैं। आप कह सकते हो ये जो कहीं की रक्षित वन, ये जो अवर्गीकृत वन हुआ अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एक्चुअली जो हुए करके, ये कहीं की राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 2185.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के भीतर विस्तृत है। इस बात को याद रखें। ये जो अवर्गीकृत वन है या फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एक्चुअली जो कहीं कहीं है करके, इन वनों के अंतर्गत लकड़ी को काटने या फिर पशुओं को चराने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। इस बात को याद रखें। ये जो अवर्गीकृत वन है या फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के भीतर लकड़ी को काटने या फिर पशुओं को चराने पर किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती, तो ऐसे वन तो अपने साइड ही पाए जाएंगे। बल्कि अवर्गीकृत वन या फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट राजस्थान के भीतर सर्वाधिक जो पाया जाता है वो ये नहीं भी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस बात को बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बात करोगे तो ये जो अवर्गीकृत वन है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एक्चुअली जो है वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस बात को गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बात करोगे ये जो अवर्गीकृत वन है या फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एक्चुअली जो हुआ करके, ये कहीं पे एक प्रकार से जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस बात को याद जो है ये वनों को कानूनी या फिर प्रशासनिक वर्गीकरण था। अब वनों का जो भौगोलिक वर्गीकरण है वो आता है। मैं बता दूं करके वनों का जो भौगोलिक वर्गीकरण किया गया वो 3 आधार पर किया गया। कौन कौन से 3 आधार? एक तो वर्षा के आधार पर, एक तापमान के आधार पर, एक उच्चावच के आधार पर वनों का भौगोलिक वर्गीकरण किया गया। वनों को भौगोलिक दृष्टि से 5 भागों के भीतर बांटा गया है। इस बात को याद रखें। वो 5 भाग अपन देखेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए वनों के भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर वनों का जो पहला प्रकार आता है वो आता है शुष्क कटिबंधीय, शुष्क मरुस्थलीय कंटीले वन जो हुए वो बनाते हैं जिन्हें उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार बनाते हैं जिन्हें उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन कहा जाता है। ये जो शुष्क मरुस्थलीय जो कांटेदार वन है जिसे उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन एक्चुअली कहा जाता है करके, ये जो वन एक्चुअली कहेंगे हुए करके, ये जो वन एक्चुअली जो हुए करके ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 6.26% भाग के अंतर्गत विस्तृत है। इस बात को याद रखें। ये वन मुख्य रूप से शुष्क मरुस्थल क्षेत्र वाला जो भाग हुआ यहाँ पर कहीं पाए जाते हैं। शुष्क मरुस्थलीय कंटीले वन या शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन या उष्ण कटिबंधीय जो कंटीले वन हुए उनके बाद बात करोगे तो भौगोलिक दृष्टि से वनों का दूसरा प्रकार हमारे सामने आता है वो आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जिन्हें मानसूनी पतझड़ वन कहा जाता है। ये जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है जिन्हें मानसूनी पतझड़ वन कहा जाता है, ये वन राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 28.38% भाग के भीतर विस्तृत है। ये जो वन एक्चुअली है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जिन्हें मानसूनी पतझड़ वन कहा जाता है, ये मुख्य रूप से राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र के भीतर पाए जाते हैं। इस बात को याद रखें। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी पतझड़ वनों के बाद हमारे सामने भौगोलिक दृष्टि से वनों का तीसरा प्रकार आएगा उष्ण दोक वन। उष्ण दोक वन राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के 58% भाग के भीतर विस्तृत है। ये जो उष्ण दोक वन हुए ये राजस्थान के भीतर मुख्य रूप से अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के भीतर, अरावली पर्वतीय प्रदेश के भीतर और करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र के भीतर पाया जाता है। उष्ण दोक वनों के बाद हमारे सामने शुष्क भौगोलिक दृष्टि से वनों का चौथा प्रकार आएगा शुष्क सागवान वन। ये जो शुष्क सागवान वन हुए ड्राई टिक फॉरेस्ट एक्चुअली जो ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 6.86% भाग के भीतर विस्तृत है। शुष्क सागवान वन जो है वो मुख्य रूप से राजस्थान के भीतर बागड़ वाले क्षेत्र के अंतर्गत और हड़ौती वाला जो क्षेत्र एक्चुअली जो हुआ वहाँ पर पाया जाता है। इस बात शुष्क सागवान वनों के बाद राजस्थान के भीतर हमारे सामने उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो आता है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वो है जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 0.39% भाग के भीतर विस्तृत है। मुख्य रूप से सिरोही के माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र के भीतर विस्तृत है। सबसे पहले अपन भौगोलिक दृष्टि से वनों का पहला प्रकार पढ़ेंगे वो है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन या फिर उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, जिन वनों को जीरोफाइट्स वन या फिर मरुद्भिद वन भी कहा जा सकता है। ये जो शुष्क मरुस्थलीय जो कांटेदार वन है जिन्हें उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन कहा जाता है, ये वन राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 6.26% भाग पर पाए जाते हैं। ये जो कहीं शुष्क मरुस्थलीय जो कांटेदार वन होते हैं जिन्हें उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन कहा जाता है, इन वनों के भीतर 0 से लगाकर 30 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये जो शुष्क मरुस्थलीय जो कांटेदार वन हुए हैं जिन्हें उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन एक्चुअली कहा जाता है, इन वनों के भीतर प्रमुख रूप से ये जो वन है ये राजस्थान के भीतर मुख्य रूप से शुष्क मरुस्थलीय वाले क्षेत्र के भीतर पाए जाते हैं। कौन कौन शुष्क मरुस्थलीय वाले जिलों के भीतर ये जो शुष्क मरुस्थलीय जो कांटेदार वन हुए जिन्हें उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन कहा जाता है, ये मुख्य रूप से शुष्क मरुस्थलीय जो जिले कहेंगे हुए वहाँ पर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कह सकते हो आप जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये जो शुष्क मरुस्थलीय जो कांटेदार वन है या फिर उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन जो हुए वो पाए जाते हैं। इस बात को याद रखें। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ यदि आप बात करोगे
जैसलमेर जो डिस्ट्रिक्ट हुआ उसके साथ साथ बात करोगे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर भी ये जो शुष्क मरुस्थलीय जो कांटेदार वन है जिन्हें उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कहा जाता है वो पाया जाता है। जोधपुर के साथ साथ बात करो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर भी शुष्क मरुस्थलीय जो कांटेदार वन है जिन्हें उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कहा जाता है वो पाए जाते हैं। बीकानेर के साथ साथ बात करोगे तो आप पाओगे अगर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर भी ये जो शुष्क मरुस्थलीय जो कांटेदार वन है जिन्हें उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कहा जाता है वो कहीं पाए जाते हैं। इस बात को याद जो एक्चुअली है वो याद रखें करके। वही मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर आपको बता सकता हूँ कि कहीं की ये जो शुष्क मरुस्थलीय जो कांटेदार वन हुए जिन्हें उष्णकटिबंधीय कंटीले वन एक्चुअली कहीं की कहा जाता है। वनों के अंदर प्रमुख जो वृक्ष है वो कौन कौन से पाए जाते हैं बताइए करके। तो मैं बता दूँ करके कैक्टस का जो वर्क है, कैक्टस जो वृक्ष एक्चुअली कहीं की है वो शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन या फिर उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के भीतर पाए जाते हैं। कैक्टस वृक्ष के साथ साथ बात करोगे तो आप बहुत अच्छे से पाओ कंटीली झाड़ियाँ जो हैं वो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन या फिर शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनों के भीतर पाई जाती है। इस बात को याद रखें। कंटीली झाड़ियों के साथ और कैक्टस के साथ साथ बात करोगे तो डंडा थोर के जो वृक्ष तो डंडा थोर जो है वो भी शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन या फिर उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के भीतर कहेंगे ये जो कहेंगे ये कहेंगे डंडा थोर जो है वो पाया जाता है। इस बात को याद रखें। ये जो शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन है या फिर उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है इन वनों का क्या महत्व है? इन वनों का महत्व यही है कि ये वन जो है ये वन मरुस्थलीकरण को रोकने का काम करते हैं। इस बात को याद रखें। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन या फिर उष्णकटिबंधीय कंटीले वन जब बढ़ते हैं तो एक नोट लगाकर बात हमारे सामने आती है कि कहीं की जब भारत के वनों का जब भौगोलिक वर्गीकरण बढ़ते हैं तो उस दौरान जो कहेंगे दौक वन जो होते हैं, समझ रहे हो? जो दौक वन कौन कौन से दौक का कैर है, बैर है, समझ रहे हो? जिसको खेजड़ी है, रोइडा है, ये दौक वन जो पढ़ते हैं हम भारत का जब कहीं की वनों का वर्गीकरण बढ़ते तब इन दौक वनों को अपन कंटीले वनों के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। लेकिन अब जब राजस्थान का जब वनों का भौगोलिक वर्गीकरण बढ़ रहा है तो ये कहीं जो हुए करके दौक वन इन्हें अपन अलग से पढ़ेंगे। इस बात को याद रखिए। तो कहीं की अपन जो एक्चुअली बात कर रहा हूँ शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन या फिर उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के बाद भौगोलिक दृष्टि से वनों का दूसरा प्रकार हमारे सामने आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी बच्चन वन जिन्हें कहा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है जिन्हें मानसूनी बच्चन वन एक्चुअली कहा जाता है। ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 28.38% भाग के भीतर विस्तृत है। इस बात को याद जो है वो याद रखें। ये जो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन हुए जिन्हें मानसूनी बच्चन वन एक्चुअली कहीं कहा जाता है। ये जो वन एक्चुअली है करके ये जो वन एक्चुअली कहीं है करके ये जो वन है करके ये जो कहीं उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन हुए जिन्हें मानसूनी बंजर वन कहा जाता है। ये वन राजस्थान के भीतर मुख्य रूप से पूर्वी मैदानी क्षेत्र के भीतर पाए जाते हैं। मतलब कि मैदानी प्रदेश के 4 जिलों के भीतर और कहीं आप बात करोगे तो मेवाड़ प्रदेश के कहीं 4 जिलों के भीतर ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी बंजर वन कहा जाता है पाया जाता है। मैदानी प्रदेश के 4 जिले कौन कौन से? तो ABCD अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी बंजर वन पाए जाते हैं। अलवर के साथ साथ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी बंजर वन पाए जाते हैं। भरतपुर के साथ साथ बात करोगे तो आप बहुत अच्छे से पाओगे कि कहीं करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये जो कहीं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी बंजर वन पाए जाते हैं। धौलपुर के साथ साथ करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी बंजर वन एक्चुअली जो हुए वो कहीं पाए जाते हैं। इस बात को याद जो है वो याद रखें। वहीं यदि अपन और बात करेंगे तो मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर आपको बता सकता हूँ। वही मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर घूमने की बात कह रहा हूँ जो बात ले जा रहा हूँ वही मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर बता दूँ करके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। धौलपुर के साथ साथ बात करूँ करौली डिस्ट्रिक्ट के भीतर भी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी बंजर वन जो हुए करके वो कहीं प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इस बात को याद जो है याद रखें। मैदानी प्रदेश के इन 4 जिलों के साथ साथ बात करूँ कि मेवाड़ क्षेत्र के 4 जिलों के भीतर भी ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी बंजर वन पाए जाते हैं। इस बात को याद रखें। मेवाड़ी क्षेत्र के 4 जिले कौन कौन से भाई साहब? राजसमंद जिले के भीतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी बंजर वन पाए जाते हैं। राजसमंद के साथ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी बंजर वन पाए जाते हैं। उदयपुर के साथ साथ बात करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओ। आपके जो है उदयपुर के साथ साथ बात करोगे तो कहीं मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर यहाँ पर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के भीतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी बंजर वन पाए जाते हैं। उदयपुर के साथ साथ बात करोगे भीलवाड़ा के साथ साथ बात करोगे चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर भी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी बंजर वन पाए जाते हैं। इस बात को याद रखें। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी बंजर वन एक्चुअली जो हुए इन वनों के भीतर जो वर्षा की आवश्यकता एक्चुअली जो होती है कहते हैं वो कहीं की 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इस बात को याद रखें। और कहीं की बात करोगे तो मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन मानसूनी बंजर
बज्जर वन जो हुए करके इन वनों के भीतर प्रमुख रूप से जो वृक्ष एक्चुअली जो पाए जाते हैं वो कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। पल्लास का जो वृक्ष एक्चुअली जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी पतझड़ वनों के भीतर पाया जाने वाला प्रमुख वृक्ष है पल्लास वृक्ष की बात करूँ तो पल्लास। शीशम का जो वृक्ष है वो कहें कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी पतझड़ वनों के भीतर पाया जाने वाला प्रमुख वृक्ष है। शीशम के साथ साथ बात करोगे तो सागवान का जो वृक्ष एक्चुअली जो है वो कहें कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी पतझड़ वनों के भीतर पाया जाने वाला प्रमुख वृक्ष है। सागवान के वृक्ष के साथ साथ बात करोगे तो साथ साथ साल या फिर सालर जो वन एक्चुअली होता है वो भी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी पतझड़ वनों के भीतर पाया जाने वाला प्रमुख वृक्ष है। साल या फिर सालर जो वन एक्चुअली कहेंगे हुए करके उनके साथ साथ बात करोगे साल या फिर सालर जो वन एक्चुअली हुआ उनके साथ साथ चंदन का जो वृक्ष एक्चुअली हुआ वो चंदन का वृक्ष भी कहेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी पतझड़ वनों के भीतर पाया जाने वाला प्रमुख वृक्ष है। चंदन के वृक्ष के साथ साथ बात करोगे तो स नहीं रहा रोजवुड जो वृक्ष हुआ करके वो भी कहेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी पतझड़ वन एक्चुअली जो हुए करके उन वनों के भीतर पाया जाने वाला प्रमुख वृक्ष एक्चुअली जो है वो कहेंगे हैं। इस बात को याद जो अच्छी है वो याद रखें। वही मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतर शब्दों में बेहतर बता दूँगा ये वही मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार जो शब्द एक्चुअली जो हुए करते वो याद रखे कहते हैं। वो बात ये कह रहा हूँ ये वन पाया जाता है मैंने बता दिया। अब बात हमारे सामने बात आती है कि ये जो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है या फिर मानसूनी पतझड़ वन है इनका महत्व क्या है। तो अपन ने देखा सागवान वृक्ष है, शीशम वृक्ष है, भाई साहब रोजवुड वृक्ष है, मतलब कि कहीं कहीं ये जो फर्नीचर उद्योग के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय ये जो वन के उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन हुए जिन्हें मानसूनी पतझड़ वन कहा जाता है इनका कहीं विशेष उपयोग जो है वो कहीं का होता है। इस बात को याद रखें। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी जो पतझड़ वन एक्चुअली जो उनके बाद बात करोगे तो हमारे सामने बात जो आती है वो बात यह आती है कि भौगोलिक दृष्टि से वनों का तीसरा प्रकार आता है उष्णदोहक वन। कि उष्णदोहक वन एक्चुअली जो हुए करके उष्णदोहक वन जो हुए करके ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 58% भाग पर पाए जाते हैं। उष्णदोहक वनों के भीतर जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। उष्णदोहक वन राजस्थान के भीतर अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के भीतर, अरावली पर्वतीय प्रदेश के भीतर और करौली क्षेत्र के भीतर और सवाई माधोपुर क्षेत्र के भीतर पाए जाते हैं। इस बात को याद जो है वो याद रखें। मैं बता दूं आगे अगर बात करें तो उष्णदोहक वनों के भीतर प्रमुख जो वृक्ष एक्चुअली पाए जाते हैं वो कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। कैर का जो वृक्ष है वो उष्णदोहक वनों के भीतर पाया जाने वाला प्रमुख वृक्ष है। कैर के साथ बैर का जो वृक्ष एक्चुअली होता है वो उष्णदोहक वनों के भीतर पाया जाने वाला प्रमुख से कैर और बैर के साथ साथ बात करोगे तो रोहिडा जो वृक्ष एक्चुअली होता है रोहिडा जो वृक्ष होता है वो भी उष्णदोहक वनों के भीतर पाया जाने वाला प्रमुख वृक्ष है। रोहिडा के साथ साथ खेजड़ी का जो वृक्ष एक्चुअली होता है वो भी उष्णदोहक वनों के भीतर पाया जाने वाला प्रमुख जो वृक्ष एक्चुअली हुआ वो कहीं होता है। इस बात को याद रखें। खेजड़ी के वृक्ष के साथ साथ यदि बात करोगे खेजड़ी का जो वृक्ष हुआ या फिर रोहिडा का जो वृक्ष हुआ समझ रहे दोस्तों। खेजड़ी का वृक्ष हुआ, रोहिडा का जो वृक्ष एक्चुअली कहेंगे हुआ करके खेजड़ी का वृक्ष हुआ या फिर कहेंगे रोहिडा का जो एक्चुअली कहेंगे जो वृक्ष हुआ करके खेजड़ी का वृक्ष हुआ, रोहिडा का जो वृक्ष हुआ उसके साथ साथ बात करोगे तो आप बहुत अच्छे से पाओगे बबूल का जो वृक्ष एक्चुअली होता है कि वो बबूल का वृक्ष भी कहेंगे उष्णदोहक वनों के भीतर प्रमुख पाए जाने वाला प्रमुख वृक्ष है। इस बात को उष्णदोहक वनों का महत्व क्या है। उष्णदोहक वनों का महत्व ये है कि उष्णदोहक वनों से अपन को ईंधन के रूप में लकड़ी प्राप्त होती है। इस बात को याद रखें। उष्णदोहक वनों के बाद बात करोगे तो हमारे साथ भौगोलिक दृष्टि से वनों का चौथा प्रकार आता है शुष्क सागवान वन से ड्राई टिक फॉरेस्ट कहा जाता है। शुष्क सागवान वन वे वन है तो राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 6.86% भाग के भीतर पाए जाने वाले वन है। शुष्क सागवान वनों के भीतर जो वर्षा की आवश्यकता होती है 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के भीतर सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं बागड़ वाले क्षेत्र के भीतर और हाड़ौती वाले क्षेत्र के भीतर सर्वाधिक पाए जाते हैं। मतलब डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर ये शुष्क सागवान वन जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं। डूंगरपुर के साथ साथ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के भीतर शुष्क सागवान वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। बांसवाड़ा के साथ साथ बात प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर शुष्क सागवान सर्वाधिक पाए जाते हैं। प्रतापगढ़ के साथ साथ बात करो कोटा डिस्ट्रिक्ट के भीतर शुष्क सागवान वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। कोटा के साथ साथ बारा डिस्ट्रिक्ट के भीतर शुष्क सागवान वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। बारा के साथ साथ बूंदी डिस्ट्रिक्ट के भीतर शुष्क सागवान वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। बूंदी के साथ साथ बात करो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर शुष्क सागवान वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस बात को देखिए शुष्क सागवान देखिए सागवान वृक्ष का जो कहेंगे वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है वो मिलते हैं साटिग्रे टी ग्रे ग्रैंडिस टिक्टोना ग्रैंडिस जो एक्चुअली है वो सागवान वृक्ष का इनकी वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है। सागवान वृक्ष जो वैज्ञानिक साटिग्रे टिक्टोना ग्रैंडिस का वैज्ञानिक नाम सागवान का वृक्ष राजस्थान सर्वाधिक जो पाया जाता है साबास बांसवाड़ा के भीतर सर्वाधिक पाया जाता है। ये अलग से बात है थोड़ी याद रखना। अब शुष्क सागवान वनों के भीतर प्रमुख जो वृक्ष एक्चुअली पाए जाते हैं घास जो पाई जाती है वो कौन से पाई जाती है टिकली पटेरा अबू एंसिस करके घास से अंबरतरी कहा जा सकता है। वो कहीं कहीं शुष्क सागवान वनों के भीतर पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। इस बात को बताते हैं टिकली पटेरा अबू एंसिस या ब्रह्मपतरी वृक्ष के साथ बात करोगे तो कहीं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर ए नहीं बी यानी कि बेल कह सकते हैं पर
बांस जो एक्चुअली वृक्ष होता है वो भी शुष्क सागवान वनों के भीतर पाए जाने वाला प्रमुख वृक्ष है, इस बात को याद रखें। साथ ही साथ यदि आप बात करोगे सॉरी गलत बात हुई। शुष्क सागवान वनों के भीतर प्रमुख जो वृक्ष एक्चुअली पाए जाते हैं वो वनवंश वृक्ष पाए जाते हैं। सागवान का जो वृक्ष एक्चुअली होता है तो वो शुष्क सागवान वनों के भीतर पाए जाने वाला प्रमुख है। सागवान के साथ साथ गुल्लर का जो वृक्ष होता है वो शुष्क सागवान वनों के भीतर पाए जाने वाला प्रमुख वृक्ष है। गुल्लर के साथ साथ यहाँ सागवान वृक्ष के साथ साथ सागवान नहीं महुआ जो वृक्ष एक्चुअली होता है तो शुष्क सागवान वनों के भीतर पाए जाने वाला प्रमुख वृक्ष है। महुआ वृक्ष के साथ साथ मत तेंदु का जो वृक्ष एक्चुअली होता है वो शुष्क सागवान वनों के भीतर पाए जाने वाला प्रमुख वृक्ष होता है, इस बात के। शुष्क सागवान वनों का क्या मतलब? शुष्क सागवान वनों का महत्व यही है कि औद्योगिक क्षेत्र के भीतर इन वनों का प्रमुख रूप से उपयोग होता है, इस बात को याद रखिए। शुष्क सागवान वनों की बात करोगे तो भौगोलिक दृष्टि से वनों का 5वां जो प्रकार हमारे सामने आता है वो आता है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन हुए वो आते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के भीतर 0.39% भाग के अंतर्गत विस्तृत है, इस बात को याद रखें। जो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन एक्चुअली इन वनों के भीतर जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो कहीं 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, इस बात को। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है ये राजस्थान के भीतर केवल और केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र जो सिरोही के भीतर पड़ता है वहाँ पर कहीं पाए जाते हैं, इस बात को। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के भीतर प्रमुख वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? घास कौन सी पाई जाती है? टिकली पटेरा आबू एनसी जिसे अंबरसरी वृक्ष कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन हुए करते हैं वनों के भीतर प्रमुख वृक्ष या फिर प्रमुख घास के रूप में कहीं पाया जाता है, इस बात को याद जो एक्चुअली हैं करके वो याद जो एक्चुअली वाकई करके जो हैं वो याद जो एक्चुअली हैं करके वो याद जो एक्चुअली वाकई करके जो है वो याद रखे करके। भाई बता दूँ टिकली पटेरा आबू एमसीस या फिर अंबरतरी एक्चुअली जो वृक्ष हुआ उसके साथ साथ बात तो ये नहीं भी बांस का एक्चुअली जो वृक्ष होता है वो भी उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के भीतर पाए जाने वाला प्रमुख वृक्ष है। बांस के साथ जामुन का जो वृक्ष एक्चुअली होता है, बेल का जो वृक्ष होता है वो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के भीतर पाए जाने वाला प्रमुख वृक्ष है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का महत्व क्या है? महत्व यही है कि इन वनों के भीतर जैव विविधता जो है वो बहुत अधिक पाई जाती है, इस बात। तो भौगोलिक दृष्टि से जो वनों का वर्गीकरण एक्चुअली था वो अपने कंप्लीट कर दिया। अब बात है कि वन संपदा और घास की जो बात है वो वर्णन करते हैं। सबसे पहले खेजड़ी वृक्ष की बात है। मैं बता दूँ खेजड़ी जो वृक्ष एक्चुअली होता है ये राजस्थान के भीतर सर्वाधिक जो पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान के भीतर सर्वाधिक पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के भीतर भी सर्वाधिक कहाँ पर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर सर्वाधिक पाया जाता है। खेजड़ी के बाद बात करें रोहिड़ा वृक्ष की बात करें, रोहिड़ा वृक्ष राजस्थान के भीतर सर्वाधिक जो पाया जाता है वो पश्चिमी राजस्थान के भीतर सर्वाधिक पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के भीतर भी रोहिड़ा वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर जो रोहिड़ा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। रोहिड़ा वृक्ष के साथ बात करोगे तो हमारे सामने महुआ वृक्ष आता है। महुआ वृक्ष को आदिवासियों कल्प वृक्ष कहा जाता है कि महुआ वृक्ष के पत्तियों से मावड़ी बनाई जाती है, बेलों का सोमरस बनाया जाता है, देसी शराब बनाई जाती है। लेकिन महुआ वृक्ष की चाल के माध्यम से औषधि बनाने का काम होता है। महुआ वृक्ष के बाद ढाक पला से फिर खाकरा बनाता है। ढाक पला से फिर खाकरा बन राजस्थान के भीतर सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? अजमेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर ढाक पला से फिर खाकरा बन सर्वाधिक पाए जाते हैं। अजमेर के साथ साथ अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर ढाक पला से फिर खाकरा बन सर्वाधिक पाए जाते हैं। अजमेर और अलवर के साथ साथ बात करो अजमेर अलवर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के भीतर ढाक पला से फिर खाकरा बन सर्वाधिक पाए जाते हैं। मैंने कहा था कि ढाक पला से फिर खाकरा वनों पर लाल रंग के फूल होते हैं। लाल रंग के फूलों के माध्यम से प्राकृतिक रंग बनाया जाता है, नेचुरल कलर जो हुआ वो बनाया जाता है, इस बात को याद रखें। ये 4 हो गए और एक और 5 आएगा तो मतलब कि 9 आएंगे टोटल। उसके बाद बात करोगे ढांड पला से फिर खाकरा वन के बाद बात करोगे तो हमारे सामने टिकली पटेरा आबू एनसीस या फिर अंबरतरी करके जो वृक्ष हुआ वो आता है। देखिए मैं बता दूं करके टिकली पटेरा आबू एनसीस या फिर अंबरतरी जो है एक प्रकार का औषधीय पौधा है जो पूरे विश्व के अंतर्गत केवल और केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र सिरोही के भीतर पाया जाता है, इस बात को देखिए। टिकली पटेरा आबू एनसीस जो घास का जो वृक्ष कहीं हुआ, जो पौधा कहीं हुआ या फिर अंबरतरी जो पौधा हुआ, तो उसके बाद बात करोगे तो हमारे सामने तेंदु का जो कहीं वृक्ष है वो आता है। देखिए तेंदु का वृक्ष राजस्थान के भीतर सर्वाधिक, देखिए तेंदु का वृक्ष वो वृक्ष है जिसे बागड़ का चिक्कू कहा जाता है। बागड़ की क्या चिक्कू कहा जाता है, इस पर तेंदु का वृक्ष राजस्थान के भीतर सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता नहीं पा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर तेंदु का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की सर्वाधिक सी चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर कहीं जो है तेंदु का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के साथ साथ बात करोगे तो हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर कोटा बारा बूंदी झालावाड़ यहाँ पर कहीं तेंदु का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। तेंदु के वृक्ष के बाद बात करें जामुन के वृक्ष की बात आती है। मैं बता दूं जामुन का वृक्ष राजस्थान के भीतर सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? एक तो सिरोही के भीतर जामुन का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। सिरोही के साथ साथ अजमेर के भीतर जामुन का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। जामुन का जो वृक्ष एक्चुअली जो है मधुमेह मीठा होता है, मधुमेह रोगियों के लिए काफी उपयोगी है, इस बात को याद रखिए। जामुन के वृक्ष के बाद बांस का सागवान का वृक्ष आता है। राजस्थान के भीतर सागवान का वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? शाबाश, कहाँ पर पाया जाता है? वो जो एक्चुअली पाया जाता है करके वो बांसवाड़ा के भीतर सर्वाधिक पाया जाता है। सागवान वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है वो क्या मतलब साटिग्रे टिक्टोना ग्रैंडिस इसका वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है। सागवान वृक्ष के बाद साल या सालर वन जो है वो आता है। साल या सालर वन राजस्थान के भीतर सर्वाधिक जो पाया जाता है अलवर डिस्ट्रिक्ट के भीतर साल या सालर वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। अलवर के साथ साथ अजमेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर साल या सालर वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। अलवर और अजमेर के साथ साथ अलवर अजमेर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के भीतर साल या सालर वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजसमंद के साथ साथ बात करें सिरोही डिस्ट्रिक्ट के भीतर साल या सालर वन जो है सर्वाधिक पाया जाता है, इस बात वन संपदा
क्षमता की बात, घास की बात करें तो घास के अंतर्गत सारी घास के बारे में अपन कंप्लीट करेंगे। बट जो मोचिया जो घास है, मोचिया घास वो घास है जो चूरू के तालचा पर अभ्यारण्य के भीतर पाई जाती है, इस बात को याद रखें। इसके अलावा भी गरड़, नांजन, धामण, बहुत सारी जो घास एक्चुअली जो है वो आती है, जो राजस्थान के भीतर पाई जाती है। वृक्षारोपण जो कार्यक्रम एक्चुअली जो है वो कल से पढ़ेंगे। माँ भगवती की असीम कृपाओं के माध्यम से आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, ऐसी मेरी कृपाएं हैं, ऐसी मेरा आशीर्वाद है। यदि अपन मैथ की कुछ रिवाइज करना चाहे तो मैथ के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। देखिए 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है, 12 का वर्ग क्या होता है, 144 होता है, 13 का वर्ग क्या होता है। वृक्षारोपण कार्यक्रम से कल शुरुआत करेंगे, माँ भगवती कंप्लीट करते हैं, राजस्थान कार्यक्रम कंप्लीट करते हैं, ये दावा है मेरा। ठीक है, ये 2 टॉपिक कल कर देंगे। अब देखिए 11 का वर्ग क्या होता है, 121, 12 का वर्ग क्या होता है, 144, 13 का वर्ग क्या होता है, 169 होता है, 14 का वर्ग क्या होता है, 14 का वर्ग होता है 156, 15 का वर्ग क्या होता है 225 होता है, 16 का वर्ग क्या होता है 256 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है, 19 का वर्ग 361 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है, 21 का वर्ग 445 होता है, 22 का वर्ग 484 होता है, 23 का वर्ग 529 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है, और 25 का वर्ग 425 होता है, 26 का वर्ग 476 होता है, 27 का वर्ग 729 होता है, 28 का वर्ग क्या होता है 784 होता है, 29 का वर्ग होता है 841, 30 का वर्ग कितना होता है 900 होता है, 31 का वर्ग कितना होता है 961 होता है, 32 का वर्ग कितना होता है 1024 होता है, 33 का वर्ग कितना होता है 1000 33 32 का 1024, 33 का कितना होता है 1089 होता है, 34 का कितना होता है 1156 होता है, 35 का कितना होता है 1225 होता है, 36 का कितना होता है 1296 होता है, 37 का कितना होता है 1369 होता है, 38 का कितना होता है 1444 होता है, 39 का कितना होता है 1521 होता है, 40 का कितना होता है 1600 होता है, 41 का कितना होता है 1681 होता है, 42 का कितना होता है 1764 होता है, और 43 का कितना होता है 43 का जो होता है वो होता है 1849, और कहीं 44 का होता है 1936, 45 का होता है 2025, और कहीं 46 का जो होता है वो होता है 2116 कहीं होता है, और 47 का होता है 2209, 48 का होता है 2300, 48 का होता है 2304, 49 का जो होता है वो होता है 2401, और कहेंगे 50 का जो होता है वो 2500 होता है। इस बात को याद रखिए। अंडूड 1 का जो मान एक्चुअली जो होता है वो क्या होता है, अंडूड 1 का मान होता है 1, अंडूड 2 का मान क्या होता है 1.4 होता है, अंडूड 3 का जो मान होता है वो क्या होता है 1.725 होता है, और अंडूड 4 का मान होता है 2, अंडूड 5 का क्या मान होता है, अंडूड 5 का मान होता है 2.236 होता है। इस बात को याद रखिए। लेकिन पारा क्या है तो पारा फिर कल याद माँ भगवती की कृपाओं से आप सभी के आशीर्वाद से आज की इस सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल बेहतरीन और नई क्लास के साथ और रिवीजन क्लास के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सो जाओ, बहुत अच्छे सपनों के साथ सो, बेफिक्र होकर सो। ज़िंदगी के अंतर्गत कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके दुख नहीं है, जिसके दर्द नहीं है, जिसकी अपनी समस्याएं नहीं। हर किसी की अपनी नित्य नवी समस्याएं खड़ी होती रहती हैं। बस फ़र्क इतना है कि कोई समस्याओं को अपने भीतर समाहित करके घूमता है और कोई उन समस्याओं को धुएँ की तरह उड़ा के घूमता है। अब आपको तय करना है कि आपको उन समस्याओं को धुएँ की तरह उड़ा के घूमना है या फिर अपने भीतर समाहित करके अपने खुद को खोखला बनाते हुए घूमना है। आपके ऊपर ये निर्णय छोड़ता हूँ मैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस प्रकार की ज़िंदगी जीना चाहेंगे। मैं विशेष तौर पर आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतने दिनों से यहाँ तक वीडियो आप पहुँचा रहे हैं, तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। गुड रात्रि क्या गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी के सपोर्ट की बदौलत आज के इस वीडियो तक यहाँ पर पहुँच पाए हैं। लगभग 7-8 दिन हो गए चैलेंज। कोई दिक्कत नहीं, चैलेंज को व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। चैलेंज में मस्ती, एक शौक है, हॉबी है, बस रुचि को कंप्लीट करने का कार्य हो रहा है। आप सभी का आशीर्वाद है बस। चलिए यहीं पर आपके आशीर्वाद के समक्ष यहीं पर समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल मिलते हैं इसी वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद।